नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जियो फैक्ट्स में। हम इस चैनल में हर बार एक नया रोचक तथ्य आपके सामने रखते हैं। आज भी हम ऐसे ही एक रोचक फैक्ट के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में पानी की टंकी में पानी चढ़ाना होता है तब हम क्या करते हैं? हम एक मोटर लगाते हैं जिसको हम पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे घर के छत से भी ऊंचे पेड़ों में पानी कैसे चढ़ जाता होगा? कभी आपने ये सोचा है? जैसे हमारे शरीर में खून को पहुंचाने के लिए हार्ट यानी दिल होता है, जो हमारे शरीर के हर एक अंग में खून को पहुंचाता है। क्या वैसे ही पेड़ में भी कोई दिल होता है? जवाब है नहीं। फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने ऊंचे पेड़ के सिरे पर पानी कैसे चढ़ जाता होगा? है ना ये सोचने वाली बात। चलो आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, जैसे कि रेडवुड ट्री। इसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर होती है, यानी हमारे 25 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा। इतनी ऊंची इमारत में पानी चढ़ाने के लिए हमें कम से कम 5 HP की मोटर की जरूरत पड़ेगी। पर पेड़ों में ना तो मोटर लगी होती है ना ही हार्ट होता है। फिर पेड़ों में पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है? इसको जानने के लिए पहले आपको पेड़ों की सिस्टम को जानना पड़ेगा। किसी भी पौधे के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पानी का शोषण, ट्रांसपोर्ट, स्टोर, उपयोग, इसके लिए पेड़ों ने एक अलग प्रणाली विकसित की है। पौधे में जल परिवहन को समझने के लिए सबसे पहले पौधों की पाइपलाइन को समझने की आवश्यकता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के इस मार्ग की तुलना उस संवाहिनी प्रणाली से की जा सकती है जो पूरे मानव शरीर में रक्त का परिवहन करती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हमारे मानव शरीर में जो नसें होती है, ठीक उसी तरह पेड़ों में भी एक ट्रांसपोर्ट प्रणाली होती है। मानव शरीर में रक्त परिवहन प्रणाली की तरह पेड़ों में जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ये सहवाक टिश्यू जड़ों से शुरू होते हैं और पेड़ों की तने के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हैं, शाखाओं से होकर फिर हरी पत्ती तक आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम टिश्यू लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। फ्लोएम टिश्यू पोषक तत्व एवं शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जो पेड़ों के पत्तियों द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। पौधे के जिस हिस्से में ऊर्जा यानी शर्करा की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करते हैं। फ्लोएम टिश्यू की तरह ही जाइलम भी लंबी कोशिकाओं से बना होता है और वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक बार कोशिकाएं बनने के बाद वे मर जाती है, लेकिन कोशिकाओं की दीवारें अभी भी बरकरार रहती हैं और जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए एक उत्कृष्ट पाइपलाइन के रूप में काम करती है। एक अकेले पेड़ में कई जाइलम टिश्यू होते हैं जो पेड़ों में हर जगह फैले होते हैं। हर एक जाइलम टिश्यू और नलिका का व्यास यानी डायमीटर बहुत छोटा होता है, यानी माइक्रोन में होता है। माइक्रोन यानी 1 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा। ये तो हो गया पाइपलाइन के बारे में। अब जानते हैं कि पाइपलाइन में पानी बिना मोटर या हार्ट के ऊपर कैसे चढ़ जाता है। पेड़ों में पानी चढ़ाने की प्रक्रिया इतनी भी जटिल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें 2 प्रक्रिया काम करती है, एक होता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ट्रांसपिरेशन वही पावर होता है जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। जानते हैं कैसे? ट्रांसपिरेशन ये पेड़ के पत्तियों में जो पानी होता है उसकी बाष्पीकरण की प्रक्रिया है। सूर्य की गर्मी से पेड़ के पत्तों में जो पानी होता है उसकी भाप बन जाती है और वो भाप एक विशिष्ट तरह की ओपनिंग से बाहर निकलती है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पेड़ के पत्तों के निचले हिस्से में मौजूद होती है, जो पेड़ों में जमी हवा यानी भाप को बाहर निकाल देता है। एक बार ऐसा होने पर पत्तियों से निकलने वाला पानी, जो कि भाप के माध्यम से स्टोमेटा से निकल जाता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा जाइलम टिश्यू से पत्तियों में पानी भरने लगता है। पत्तियों में बना ये नेगेटिव प्रेशर जाइलम के माध्यम से नीचे की तरफ बढ़ता है और पेड़ों के जड़ों तक पहुंच जाता है और जड़ें आजू बाजू की मिट्टी से पानी खींचने लगती है। ये प्रक्रिया वैसे ही है जब हम किसी स्ट्रॉ से जूस पीने के लिए मुंह से नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं और ग्लास में से जूस स्ट्रॉ के माध्यम से हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। यदि आपके स्ट्रॉ का डायमीटर ज्यादा होगा तो आपको जूस को ऊपर खींचने के लिए
ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और अगर स्ट्रॉ का डायमीटर कम होता है तो आपको कम ताकत लगानी पड़ती है। ठीक उसी तरह जाइलम ट्यूबिंग के छोटे डायमीटर के कारण जाइलम से पानी को पेड़ों के सिरे तक पहुंचाने के लिए आवश्यक वैक्यूम पत्तियों में होने वाले सामान्य ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब अब अगर पत्ती से बाष्पीकरण कम हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर रात में या बादल छाए होने पे होता है, पत्ती में पानी का दबाव नहीं बन पाता और पानी की खपत कम हो जाती है। वही दोपहर के वक्त सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए बाष्पीकरण तेजी से होता है और पानी की डिमांड बढ़ने लगती है। और अगर बाष्पीकरण की तुलना में मिट्टी में पानी पर्याप्त नहीं होता है या नमी नहीं होती है तो पेड़ सूखने लगता है या उसकी पत्तियां मुरझाने या सूखने लगती है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पेड़ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि कम से कम बाष्पीकरण हो और कम से कम पानी की आवश्यकता पड़े। यही कारण है कि रेगिस्तान में बढ़ने वाले पेड़ जैसे कि कैक्टस में पत्तियां नहीं होती, ताकि वो कम पानी में भी खुद को बचा के रख सके। वैसे ही कुछ पेड़ अपने पत्ते को शाइन करने वाले बना देते हैं ताकि सूर्य की किरणें पत्ते से रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके चली जाए और बाष्पीकरण कम हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको अभी पेड़ों में पानी और पोषक तत्व पहुंचाने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आपको बताई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह किसी और विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंट में लिखें। हम उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के रोचक तथ्यों पे जानकारी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की अलर्ट मिल जाए। जाते जाते आपसे आखिरी निवेदन, अपने घरों में और आस पड़ोस में पेड़ जरूर लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण को बचाएं।